चलो 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 छात्रों, एक लंबे अंतराल के बाद आज आप लोगों की पढ़ाई फिर से शुरू हो रही है। पिछले दिनों कोरोना महामारी के कारण जब अपने लोगों का क्लास ऑफ हुआ था तो अलग अलग बैच में अलग अलग टॉपिक की पढ़ाई चल रही थी। अब इस महामारी के दौर में जब सभी लोग YouTube या दूसरे ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सभी छात्रों के लिए कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा एक साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट हम प्रारंभ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके सिलेबस का पोर्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट मैं आप लोगों को आज से प्रारंभ करूंगा। आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुल 4 यूनिट हैं जो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन है आपको वह सारा का सारा पोर्शन एनसीईआरटी पार्ट 2 से बिलोंग्स करता है। यानी एनसीईआरटी के पार्ट 2 में जो शुरू के 4 यूनिट हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। एनसीईआरटी पार्ट 2 का पहला यूनिट है यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 10 यह है हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हिंदी में भी इसको हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन कहते हैं। आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 11 है अल्कोहल ईथर्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल्स ईथर्स एंड फिनॉल। अल्कोहल ईथर्स एंड फिनॉल्स। यूनिट नंबर 12 आपके सिलेबस में है एल्डिहाइड्स, कीटान्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 13 वह है एमीन। यूनिट नंबर 13 जो आपके सिलेबस का है वह है एमीन्स। यूनिट नंबर 13 है एमीन्स जिसको हिंदी में भी हम अपने लोग कहते हैं एमीन्स। यूनिट नंबर 14 आपके सिलेबस का है बायोमॉलिक्यूल्स। इस बायोमॉलिक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं जैव अणु। ये बायोमॉलिक्यूल्स यूनिट बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट होता है, यानी यह बायोकेमिस्ट्री होता है। आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 15 है पॉलीमर जिसको हिंदी में अपने लोग कहते हैं बाहुलक। यह पॉलीमर वास्तव में पॉलीमर केमिस्ट्री या पॉलीमर टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है, आप कह सकते हो इसको, या इंट्रोडक्शन है। आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 16
और सबसे लास्ट यूनिट होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हिंदी में इस यूनिट को कहते हैं दैनिक जीवन में रसायन। आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो यूनिट प्रारंभ कर रहा हूं या जिस यूनिट की आज पढ़ाई होगी वह यूनिट आपके लिए होगा। आज से उस यूनिट का हम जिस यूनिट का शुरुआत करेंगे वह यूनिट होगा यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 जो कि है अल्कोहल्स, 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 ईथर्स, ईथर्स एंड alcohol, ethers and phenol, alcohols, ethers and phenols, alcohols, ethers and phenol। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी यूनिट पढ़ने से पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के या जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसके लिए कुछ जो बेसिक फैक्ट होते हैं जिसके बगैर अपने लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में और समझने में दिक्कत होगी, उसके लिए आपको मैं बेसिक बात इसी क्लास में बता दूंगा। 2-3 दिन लगेंगे या 2 से 3 या हो सकता है 4 क्लास हो। सारी बेसिक बातों को बता देने के बाद आपको हम अल्कोहल्स, ईथर्स एंड फिनॉल्स यूनिट पढ़ाएंगे। अल्कोहल्स, ईथर्स एंड फिनॉल प्रारंभ करने से पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आवश्यक या ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर लिखो या आप उसके लिए फॉर्मूला लिखिए। उसके लिए जो कुछ आवश्यक तथ्य होते हैं या उसके लिए जो कुछ आवश्यक फैक्ट्स होते हैं मैं सबसे पहले उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, या यूं कहिए आप कि क्लास 11 का कुछ फैक्ट्स रिवाइज करा देना चाहता हूं और उसमें से कुछ ऐसी बातें भी है जो आपको क्लास 10 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूनिट में पढ़ाया गया होगा। सबसे पहले आप इन तथ्यों को समझिए कि पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से कार्बन भी एक एलिमेंट है और इस कार्बन के लिए या कार्बन के बहुत अधिकांश कंपाउंड के लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बोजेनस कंपाउंड के लिए कार्बन के कंपाउंड के लिए एक अलग केमिस्ट्री की व्यवस्था क्यों की गई, जिसको अपने लोग इन जनरल बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले आप इन तथ्यों को समझिए कि कार्बन के कंपाउंड की संख्या काफी अधिक क्यों होती है। Why number of organic compounds are very large in compared to the compounds of other element, यानी दूसरे तत्वों की तुलना में कार्बन के यौगिकों की संख्या काफी अधिक क्यों होती है। सबसे पहले आपको इस तथ्य को समझना होगा। इन तथ्यों को समझने के लिए आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लार्ज नंबर होने के 2 कारण होते हैं। पहला रीजन होता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कार्बन की चतुसंयोजकता, कार्बन की चतुसंयोजकता। और इसका दूसरा रीजन होता है, सेकेंड रीजन होता है केटेनेशन, जिसको अपने लोग हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन। ये 2 ऐसे फैक्ट्स होते हैं या ये 2 ऐसे तथ्य होते हैं जो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी लार्ज क्यों होते हैं, यानी कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफी अधिक क्यों होती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, जिसको
हिंदी में कहा जाता है कार्बन की चतुसंयोजकता। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मतलब हुआ कि कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है, या आप कह सकते हैं कि कार्बन अगर किसी दूसरे एलिमेंट जो कि मोनोवैलेंट हो उसके 4 एटम के साथ बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री जो कि क्लास 11 का यूनिट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ बातों को समझना होगा। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण अगर ऑफ बॉब प्रिंसिपल से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यह होगा 1s2 2s2 एंड 2p2। कार्बन के इस स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन में 2 ऑर्बिट होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कार्बन के इसी कॉन्फ़िगरेशन पर हुन्स रूल अप्लाई किए जाए तो हुन्स रूल में हम कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट का मतलब समझिए आप कि ग्राउंड स्टेट मतलब जब कार्बन एटम किसी दूसरे एटम के साथ किसी तरह का बॉन्ड नहीं फॉर्म करता हो, यानी कार्बन एटम यूं ही पड़ा हुआ हो, तो उस ग्राउंड स्टेट में कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल क्या होगा। अगर हम कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को हुन्स रूल के हिसाब से लिखें तो ग्राउंड स्टेट में इन ग्राउंड स्टेट कार्बन का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s में आप अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन। दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन। अगर कार्बन के 2p सब ऑर्बिट, कार्बन के 2p सब ऑर्बिट को हम दिखाएं तो कार्बन के 2p सब ऑर्बिट में, कार्बन के 2p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं। पहला px, py, py एंड pz। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल अगर p सब ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन को 2p ऑर्बिटल में इंटर करेगा तो पहले आएगा px में एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा py ऑर्बिटल में, और pz ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएंगे। अगर कार्बन के इस कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। पर कार्बन के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बताता है कि कार्बन के सभी कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन के सभी कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब साफ साफ है, इसका अभिप्राय है कि कार्बन एटम के आउटरमोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यह प्रपोजल दिया गया कि जब कोई भी कार्बन एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं तब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन एटम के
ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाता है 2pz ऑर्बिटल में, और 2pz ऑर्बिटल में प्रमोट कर जाने के बाद 2pz ऑर्बिटल में प्रमोट कर जाने के बाद 2pz ऑर्बिटल में प्रमोट कर जाने के बाद कार्बन एटम के आउटरमोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं। अब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया एक्साइटेड स्टेट में, आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2px1 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 2py1 pz1। इस प्रकार कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। यानी जब कोई भी कार्बन एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में प्रमोट कर जाता है, और 2pz में प्रमोट कर जाने के बाद कार्बन एटम के आउटरमोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस कारण कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है। अब फिर एक क्वेश्चन होगा यहाँ कि कार्बन के 2s इलेक्ट्रॉन को pz में प्रमोट कराने के लिए या pz में जाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, यह रिक्वायर्ड एनर्जी कहां से मिलती है? तो कार्बन के 2s ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन को pz में प्रमोट करने के लिए या pz में जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बॉन्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, जो एनर्जी रिलीज होता है, यानी बंधन निर्माण के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है या जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे मिलता है। यह टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के कारण होते हैं, यानी व्हाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो इसके लिए आप लिखोगे कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। लेकिन जब कोई भी कार्बन एटम बंधन निर्माण के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाता है तो कार्बन के 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके इन एक्साइटेड स्टेट pz में चले जाते, और pz में जाने के बाद कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2px1 py1 एंड pz1 हो जाते हैं। और pz1 हो जाने के बाद 2pz हो जाने के बाद कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते हैं, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और इस इलेक्ट्रॉन को यानी 2s ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन को 2pz में प्रमोट करने के लिए या 2pz में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन निर्माण के दौरान मुक्त होने वाली एनर्जी से मिलती है। इसके आगे आपको दूसरा फैक्ट समझना होगा कि कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या होते हैं? तो देखिए, कैटेनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैटेनेशन, कैटेनेशन 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 जिसको हम हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन। यह कैटेनेशन का प्रॉपर्टी जो होता है, यह कार्बन का एक खास तरह का प्रॉपर्टी होता है। जितने भी एलिमेंट अभी तक ज्ञात हैं उसमें कार्बन अपने आप में एक यूनिक एलिमेंट होता है, यानी कार्बन इज यूनिक एलिमेंट among the all elements, and carbon atom has tendency to make covalent bond with another atom in any way। कार्बन एटम, कार्बन का एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु से, कार्बन के दूसरे परमाणु से किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं, और कार्बन एटम का कार्बन के ही दूसरे एटम से इस तरह से जुड़ने का प्रोसेस कहलाता है कैटेनेशन। कैटेनेशन का आप सिंपल मीनिंग समझोगे कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन परमाणु का अपने आप में जुड़ने का गुण। कार्बन एटम कार्बन के ही दूसरे एटम से किस तरह से जुड़ सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं कि कार्बन के 4 एटम है, तो कार्बन के 4 एटम एक दूसरे से थ्रू द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या थ्रू द सिंगल बॉन्ड एक दूसरे से जुड़कर एक तरह का यौगिक बनाते हैं। और इस फार्मूला को अगर हम स्केलेटन फार्मूला मान लें, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कंकाली सूत्र, तो कार्बन एटम के इस तरह से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ने के कारण जो कंपाउंड बनेगा, अगर स्केलेटन फार्मूला मान लें तो यह कहलाएगा एन ब्यूटेन। यानी 4 कार्बन एटम अगर एक दूसरे से स्टेट चेन में जुड़कर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दे, तब यह बनाता है एन ब्यूटेन। अगर 4 ही कार्बन हो और 4 कार्बन में से 3 कार्बन एक दूसरे से स्टेट चेन में जुड़ा हुआ हो और एक कार्बन इस तरह से ब्रांच बना रहा हो, तब जो कंपाउंड बनेगा। और इसको अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन का, इसको अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन फार्मूला मान लें, तब यह कंपाउंड होगा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अगर 4 ही कार्बन हो सपोज कीजिए और वो चारों कार्बन एक दूसरे से इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में, जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रीय संरचना में जुट जाए, तब एक कंपाउंड बनेगा और यह कंपाउंड कहलाएगा साइक्लोब्यूटेन। यानी कार्बन एटम हैज ए टेंडेंसी टू bonded together by covalent bond in any way, either in state chain or in branch chain or in cyclic chain। और हर केस में अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते हैं। यह एक रीजन होता है, यह दिखाता है कि कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ किसी भी मैनर में जुड़ते हैं तो एक ही तरह का कंपाउंड नहीं बनता, बल्कि अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते हैं। ठीक, और कार्बन का एक एटम कार्बन के ही दूसरे एटम से आइदर सिंगल बॉन्ड, जैसे सपोज कीजिए 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकते हैं। अगर 2 ही कार्बन हो, ये एक दूसरे से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकते हैं। अगर 2 ही कार्बन हो, ये एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। अगर 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना हो, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना हो और 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना हो, सपोज कीजिए ये तीनों हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन फार्मूला है, तब यह स्केलेटन फार्मूला आपको शो करेगा, यह स्केलेटन फार्मूला आपको शो करेगा इथेन। यह स्केलेटन फार्मूला आपको बताएगा इथेन। C डबल बॉन्ड C स्केलेटन फार्मूला होगा इथीन का एंड C ट्रिपल बॉन्ड C, यह स्केलेटन फार्मूला आपको होगा इथाइन का। इसको इथिलीन भी कहते हैं। इस इथेन को कॉमन सिस्टम में हम इथिलीन भी कहते हैं, या इथाइन जो होते हैं इसको हम कॉमन सिस्टम में एसिटिलीन भी कहते हैं। यानी कार्बन एटम का जो यह टेंडेंसी होता है कि कार्बन का एक एटम कार्बन के दूसरे एटम से या तो स्टेट चेन में या ब्रांच चेन में या साइक्लिक चेन में जुड़कर कंपाउंड बना सकते हैं।
या कार्बन का एक एटम कार्बन के ही दूसरे एटम से सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन का एक एटम कार्बन के ही दूसरे एटम से डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। कार्बन का एक एटम कार्बन के ही दूसरे एटम से ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। यह टेंडेंसी कहलाता है कैटेनेशन, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। अभी तक जितने भी एलिमेंट ज्ञात है उनमें सबसे अधिक कैटेनेशन का प्रॉपर्टी कार्बन के पास होता है। जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल्स, यह यूनिट जब हम शुरू करेंगे, यानी सिलेबस का जो मेन पार्ट पढ़ेंगे, तब हमें जरूरत होगी कुछ रिएक्शन में मैकेनिज्म की। और रिएक्शन मैकेनिज्म जानने के लिए आपको जानना होगा कि किस तरह से बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड टूटने से पहले आपको यह जानना होगा कि बॉन्ड बनते कैसे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मैनली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में अपने लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। इस कोवैलेंट के बॉन्ड के बारे में आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे। द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। यानी दो परमाणु के बीच अगर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनते हैं तो वैसे बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए आप हिंदी में डिफिनेशन लिखोगे, जब दो परमाणु के बीच समान संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंधन बनता है तो यह बंधन कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। यानी द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम by the sharing of equal number of electrons is called covalent bond। ये covalent bond mainly two types के होते हैं। There are two types of covalent bond। covalent bond जिसकी ज्यादा जरूरत हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी अल्कोहल्स, ईथर्स एंड फिनॉल्स के अलावा किसी भी यूनिट में होगी। जैसे अपने लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटान, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलो अल्केन, हैलो एरिन्स या एमीन्स, तो हमें जिसकी जरूरत होगी वह जरूरत होगी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के जो दो टाइप होते हैं उसमें पहला टाइप होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जिसके लिए अपने लोग सिग्मा या सिंबल लिखते हैं। और दूसरे टाइप का बॉन्ड, सेकेंड टाइप का बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड जिसके लिए अपने लोग सिंबल लिखते हैं पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? जब ओवरलैपिंग थ्योरी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कहता है कि जब दो एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के नियर अबाउट आते हैं तो दोनों एटम के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। यानी ओवरलैपिंग थ्योरी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कहता है कि जब कोई दो एटम कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, यानी सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तब उसके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इसी ओवरलैपिंग के कारण बनता है। सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनेंगे? टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप ईच अदर एक्सियली and the overlapping between two atomic orbital takes place axially, the sigma bond
फॉर्म्स, यानी जब दो परमाणु के बीच या जब दो परमाणविक ऑर्बिटल किसी अक्ष के थ्रू यानी किसी अक्ष पर एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तब इस तरह का ओवरलैपिंग के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लें H2 मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल ए नंबर में हम लें H2 मॉलिक्यूल में देखिए दो H एटम होंगे और H एटम के बीच इस तरह से एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब एक H का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, यह होगा 1s1 का मतलब s ऑर्बिटल है, इसका शेप होगा स्फेरिकल। यह एक हाइड्रोजन का सपोज कीजिए s ऑर्बिटल है और दूसरा H एटम होगा, उसके पास दूसरा s ऑर्बिटल होगा। दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास दूसरा s ऑर्बिटल सेकेंड s ऑर्बिटल होंगे और ये दोनों जब बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, तब इस तरह से दोनों s ऑर्बिटल एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। मान लीजिए इस s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां ओवरलैपिंग एक्सटेंट जो होगा इस तरह से दोनों s और s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, यह होगा SS ओवरलैपिंग। इस तरह से देखिए एक हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल थ्रू द x एक्सिस यानी x एक्सिस पर ओवरलैप करते हैं। चूंकि दोनों s ऑर्बिटल का एक्सियली ओवरलैपिंग होता है, यानी दोनों s ऑर्बिटल x अक्ष पर एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, इसलिए s और s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच बॉन्ड बनेगा, यह बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। इसका दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आप, तो दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF मॉलिक्यूल अगर हम लें HF, बी नंबर एग्जाम्पल हम लेते हैं HF मॉलिक्यूल देखिए होगा H का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1 एंड F फ्लोरीन जो होंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसके एटॉमिक नंबर होते हैं 9, 1s2, 2s2 एंड 2p5। देखिए कार्बन एटम का 2s सब ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है। अब 2p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होंगे। 2p सब ऑर्बिट जो होगा इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, px, py एंड pz, px, py एंड pz। देखिए फ्लोरीन एटम का फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 1s सब ऑर्बिट में जाएगा, अगला 2 इलेक्ट्रॉन यानी थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन 2s सब ऑर्बिट में जाएगा, फिफ्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन px में आएगा अकॉर्डिंग टू होम्स रूल, 6 नंबर इलेक्ट्रॉन py, 7 नंबर pz एंड 8 नंबर इलेक्ट्रॉन px, 9 नंबर इलेक्ट्रॉन py। अब इस 2p सब ऑर्बिट के पास केवल एक pz1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाला ऑर्बिटल है। जब HF मॉलिक्यूल बनेंगे तो हाइड्रोजन एटम के पास एक s ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोजन एटम के पास एक
s ऑर्बिटल होगा। हाइड्रोजन एटम के पास s ऑर्बिटल होंगे और ये जो फ्लोरीन होंगे, इस फ्लोरीन के पास यह pz ऑर्बिटल होगा, यह pz ऑर्बिटल होंगे। और जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के एटम बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो हाइड्रोजन का s और फ्लोरीन के pz एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और इस तरह के ओवरलैपिंग को देखिए हम कहेंगे sp ओवरलैपिंग। यह जो sp ओवरलैपिंग होगा यह z एक्सिस के अलाउंस होंगे, यानी चाहे पहला केस हम H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का लें या फिर दूसरा केस हम लें HF मॉलिक्यूल का, तो s ऑर्बिटल में चूंकि s ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो वह किसी भी एक्सिस के थ्रू एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं। जबकि HF मॉलिक्यूल हमने लिया तो हाइड्रोजन के पास एक s ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास एक pz ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होते हैं जबकि pz ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, यह z एक्सिस के अलाउंस होते हैं, इसलिए यह जो sp ओवरलैपिंग होगा यह z एक्सिस के अलाउंस होगा। यानी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करें और यह ओवरलैपिंग किसी एक्सिस के थ्रू हो तब इस तरह के ओवरलैपिंग से जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड बनने के क्रम में ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग मैक्सिमम होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। Because since the extent of overlapping in the case of formation of sigma bond is maximum, therefore the sigma bond is stronger bond. दूसरे टाइप के बॉन्ड जो होते हैं यह बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, जिसको देखिए हम लिखते हैं पाई बॉन्ड देखिए क्या होते हैं, when two atomic orbital overlap lateral or sidewise, this type of overlapping gives pi bond. When two atomic orbital overlap each other laterally or sidewise, the pi bond form. For example, जैसे हम लें, सपोज कीजिए हम लेते हैं ए नंबर एग्जाम्पल O2 मॉलिक्यूल में देखिए दो ऑक्सीजन एटम है, यही दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। सपोज कर लीजिए यह फर्स्ट ऑक्सीजन है और इसको आप सपोज कर लीजिए यह सेकंड ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होते हैं 8, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। 2p4 जब हम लिखें तो 2p4 इसको हुंडसूल से 2p सब ऑर्बिट के तीनों ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भरे। पहले 2p में 3 ऑर्बिटल होंगे px py pz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन एटम के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले दो ऑर्बिटल होंगे, यानी ऑक्सीजन एटम के पास py1 एंड pz1 ऑर्बिटल जो होंगे यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा। जब दो ऑक्सीजन एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आएंगे, अब देखिए ऑक्सीजन के पास 2py1 एंड 2pz1 दो ऐसे ऑर्बिटल हैं जिसके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब एक
ऑक्सीजन एटम के पास py ऑर्बिटल है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको सपोज कर ले रहे हैं हम py। दूसरा, इसी एक ऑक्सीजन एटम, इसको भी हम मान लेते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं O एटम, इसके पास pz ऑर्बिटल है, इसके पास भी है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा, उसके पास भी, दूसरा ऑक्सीजन एटम जो होगा उसके पास भी py ऑर्बिटल होंगे, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और इस ऑक्सीजन के पास भी एक py ऑर्बिटल होंगे, और यह भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा। जब ये दोनों ऑक्सीजन, इसको भी, यह भी ऑक्सीजन एटम है। अब ये दोनों एटम जब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे के करीब आएंगे तो इस ऑक्सीजन एटम का py ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन एटम के py ऑर्बिटल के साथ इस तरह से पहले एक्सियल ओवरलैपिंग करके इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब देखिए, इस ऑक्सीजन के पास भी एक pz ऑर्बिटल है, यह भी pz है, और इस ऑक्सीजन एटम के पास भी एक pz ऑर्बिटल है, इसके पास भी pz है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऊपर वाले लॉग के साथ और नीचे वाले लॉग के साथ ओवरलैप करेंगे, यानी पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए दोनों p ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करेंगे। ऊपर वाला लॉग ऊपर और नीचे वाला लॉग इस तरह से ओवरलैप करेंगे, यानी O2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में py और py ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से इस तरह से जो ये बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन एटम के बीच, दो ऑक्सीजन एटम के बीच एक जो बॉन्ड बना py और py के ओवरलैपिंग से, यह सिग्मा बॉन्ड होगा। जबकि देखिए, ये साइड वाइज जो ओवरलैपिंग हो रहे हैं, यह जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, यह पाई बॉन्ड, यह ऊपर और नीचे यानी लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। चूंकि पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, इसलिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन कंपैरिजन विद सिग्मा बॉन्ड कम होता है। यही वजह होते हैं कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, extent of overlapping is larger than the overlapping in case of formation of pi bond. Therefore, the sigma bond is stronger than the pi bond. चूंकि सिग्मा बॉन्ड के केस में जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है उसकी मात्रा यानी ओवरलैपिंग का एक्सटेंट, ओवरलैपिंग की मात्रा पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण होने वाले एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से कम होते हैं, इसलिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कमजोर होते हैं, या आप उलट के कह सकते हो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से मजबूत होते हैं। आप दोनों ही बात कह सकते हो, या दोनों एक ही बात है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद इसी में हम आपको अगले क्लास में देंगे, बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, ये जो आज बताए यह अल्कोहल, ईथर्स एंड फिनॉल्स चैप्टर से बिलोंग्स नहीं करता है, बट उसके किसी भी फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कहाँ बॉन्ड टूटेगा, इसके लिए आपको इन बातों को समझना होगा। कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको जानने होंगे, क्योंकि लंबा समय हो गया है, आप लोग पढ़े नहीं हैं। आप लोग कितना पढ़ते हैं ये सब समझ रहे हैं हम। सामने जब कम पढ़ते थे तो हमारे बाहर या हमसे अलग होकर आप बहुत ज्यादा मेहनत किए होंगे। हमें तो ऐसे उम्मीद नहीं है, जितने बच्चे हमारे कोचिंग में थे जिसको हमने देखा है। तो 2-3 क्लास में हम और बेसिक बात बताएंगे, ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को एक बार रिवाइज करा देंगे, तब अपना क्लास
फिर से रन करेगा। उसमें अल्कोहल, ईथर्स एंड फिनॉल 2 या 3 क्लास के बाद आपको अल्कोहल, ईथर्स एंड फिनॉल का जो सिलेबस में है कि अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, नेमिंग ऑफ अल्कोहल, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड कमर्शियल यूज, ये सब बताएंगे। ये मुलाकात होगी अगले वीडियो में, संभवतः कल।